तो अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखे थे, फील्ड ऑफ व्यू देखे थे, दो चीज है ना। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को, प्लेन मिरर में रोटेशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले लिखिए रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, देखो एक प्लेन मिरर बनाते हैं, ये बन गया एक प्लेन मिरर। ठीक, अब सपोज प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों, ये ओ पे। ये प्लेन मिरर के सामने क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट ओ। तो इसका जो इमेज है, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर ऑब्जेक्ट होता है उतने ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर क्या बनता है इसका, इमेज। तो इसकी इमेज अभी यहां पर बन रही। ठीक, अब आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को आप थीटा एंगल रोटेट कर दिए। कितना एंगल रोटेट कर दिया बच्चों, थीटा एंगल। कैसा, क्लॉकवाइज। कैसा, क्लॉकवाइज। तो सपोज ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पहुंच गया, ऐसा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो यहां पहुंच गया ऑब्जेक्ट, पहुंचा। अब ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया बच्चों, तो उसकी इमेज कहां बनेगी। अब ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो गया मिरर से, तो उसकी इमेज का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां क्या बन जाएगी, इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हो कि आप अगर यहां से यहां, ठीक, थीटा एंगल क्या रोटेट किया बच्चों आप, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी थीटा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को रोटेट किया, तो विथ रेस्पेक्ट टू इमेज, ये इमेज बन रही थी, इमेज कितनी रोटेट हो गई, थीटा ही रोटेट हुई। कितनी रोटेट हुई बच्चों, थीटा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई कि नहीं। तो अगर आप जिस भी ओरिएंटेशन में एंगल को रोटेट करोगे ऑब्जेक्ट को, तो उसका उल्टा ही उतना रोटेशन कितना होता है, इमेज का। जितना ऑब्जेक्ट को रोटेट करोगे उसका उल्टा रोटेशन किसका होता है, इमेज का। बात समझ में आई कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट को आपने थीटा एंगल रोटेट किया तो इमेज कितना रोटेट हो गई, माइनस थीटा। क्लियर है। तो अगर मैं इसको 30 डिग्री ऊपर ले जा रहा हूं तो ये भी 30 डिग्री ऊपर जाएगी, इसको 30 डिग्री नीचे ले जा रहा हूं तो 30 डिग्री नीचे ले जाएगी। तो ओरिएंटेशन कैसा होता है, उल्टा। जिसको जिधर इसको रोटेट कराने उसका उल्टा ये रोटेट होता है। ठीक है। दूसरा, दूसरा लिखो बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम लोग को क्या देखना है कि अगर हम लोग मिरर को रोटेट कर रहे हैं तो क्या होता है। तो मिरर को रोटेट करने पे क्या होगा, देखो सपोज ये पहले मिरर का इनिशियल पोजीशन था, ये क्या था, मिरर का इनिशियल पोजीशन था। ठीक है, इसको बोल देता हूं m1। तो मैंने मिरर को क्या किया, थीटा एंगल रोटेट कर दिया, और ये मिरर का अब क्या है, दूसरा पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, m2। तो मैंने मिरर को क्या किया, क्लॉकवाइज थीटा एंगल रोटेट कर दिया। ठीक है। अब सपोज एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ था O, तो जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो होता है उतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर उसकी क्या बनती है, इमेज बनती है। तो ये बन गई O डैश, यानी ये O की क्या है, इमेज है। अब मैं क्या किया बच्चों, मिरर को ऐसे पलट दिया, मिरर को क्या किया, ऐसे पलट दिया। ठीक है, मिरर को ऐसे ट्विस्ट कर दिया। अब क्या करूंगा, अब देखो एक इंसिडेंट रे निकालता हूं मिरर से। तो इंसिडेंट रे मैं निकाल देता हूं ऐसे ही, ये जो पहले नॉर्मल, पहले का जो नॉर्मल था उसी के अलॉन्ग निकाल देता हूं। अब मिरर कैसा, ऐसा टेढ़ा है बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, मिरर का नया नॉर्मल। ठीक, देखो ये थीटा है, ये कितना है, थीटा। तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। और ये पहले 90 थे, क्योंकि ये तो पहले नॉर्मल बना हुआ था ना। तो ये 90 माइनस थीटा हुआ। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो गया, थीटा हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि ये और ये आपस में अभी नॉर्मल है ना, नॉर्मल है इस मिरर का, तो ये 90 हुआ, तो ये कितना हो गया, थीटा। क्लियर है बात, ये समझ में आएगी नहीं है? तो ये एंगल थीटा हो गया। अब ये एंगल थीटा हुआ। अब सपोज यहां पर लाइट रे पड़ी, और पड़ने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। पढ़ने के बाद क्या होगी बच्चों, रिफ्लेक्ट। तो पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी तो कितना एंगल होगा, थीटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या करेंगे, ये जो लाइन बनी है इसको बैक ट्रैक करेंगे, ये लाइन बैक ट्रैक हो गई। और क्या कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन बना लेते हैं ऐसा मिरर से। जो लाइट रे ऐसे जा रही है, पढ़ के कहां जाएगी, वापस। तो ये पढ़ के वापस जा रही है, तो इसको और इसको बैक ट्रैक करेंगे तो ये कहां मीट कर रही है, यहां पर मीट कर रहे हैं दोनों। तो ये क्या हो गया बच्चों, नया इमेज।
मिरर को थीटा टिल्ट करने पे जो नया इमेज बना है वहां बनेगा, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करके बनेगी। अब देखो ये परपेंडिकुलर वाली लाइन है, ठीक है। अब यानी उतना दूर नहीं बनेगा, मैं हाथ से स्केच कर रहा हूं बोल के ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब ये थीटा है, ये थीटा है, ये देखो ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई, तो ये एंगल कितना होगा, 2 थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इमेज पहले यहां थी, अभी इमेज कितना सरक गई, 2 थीटा। मतलब अगर आप थीटा क्लॉकवाइज जिस ओरिएंटेशन में मिरर को रोटेट करेंगे, ठीक है, तो डबल दैट और सेम ओरिएंटेशन में 2 थीटा क्लॉकवाइज आपका इमेज जो है वो रोटेट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो जितना रोटेट करते हैं उतना ही रोटेट होता है, लेकिन उल्टा ओरिएंटेशन में। जितना रोटेट करते हैं उतना ही रोटेट होता है, लेकिन उल्टे ओरिएंटेशन में। और मिरर को रोटेट करते हैं तो जिस ओरिएंटेशन में करते हैं उसी तरफ होता है, सेम ओरिएंटेशन में, लेकिन डबल द एंगल। प्रिंट दे दे रहा हूं मैं, है ना। चालू हो गया ना प्रिंटर? हाँ हो गया, प्रिंट निकल रहा है, ठीक है। चलिए, हाँ समझ में आया बच्चों ये चीज? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए, अब एक बात याद रखना, अगर सपोज दोनों चीज हो रहा है, ये मिरर था, ठीक, ये मिरर था और ये सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। मैं क्या किया, ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। ऑब्जेक्ट को जो लाइन ज्वाइनिंग था उसको क्या किया मैं, 30 डिग्री क्या किया, रोटेट कर दिया। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। और मिरर को भी मैं क्या किया, रोटेट कर दिया ऐसा। मिरर को रोटेट कर दिया मैं सपोज 20 डिग्री। मिरर को कितना रोटेट कर दिया मैं, 20 डिग्री, वो भी क्लॉकवाइज। तो इमेज का टोटल रोटेशन क्या होगा, तो उसके लिए क्या करना है, इमेज का टोटल रोटेशन के लिए दोनों जो फिनोमिनन है बच्चों ओवरलैप हो जाएंगे। तो क्या होगा, एक तो ये थीटा रोटेट हुआ है, इसको सपोज आप क्लॉकवाइज को क्या ले रहे हो, नेगेटिव, क्लॉकवाइज को क्या ले रहे हो, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को आप ले रहे हो पॉजिटिव। तो इमेज रोटेट होगी -30 डिग्री। किसके कारण, ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के कारण। ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के कारण इमेज रोटेट होगी कितनी, -30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ओरिएंटेशन उल्टा रहता है रोटेशन का। और मिरर हुआ है +20, ये भी क्लॉकवाइज हुआ है +20, तो इसका डबल +40, ये रोटेट होगी क्या, इमेज। तो टोटल रोटेशन इमेज का कितना होगा, सिर्फ 10 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो दोनों दोनों जो फिनोमिनन रहते हैं, दोनों जो चीजें हो रही है वो एक दूसरे से ओवरलैप हो जाती है। रोटेशन ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट प्लस रोटेशन ऑफ मिरर, तो दोनों का सम कर देना है। क्लियर है बात? क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लियो तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लोगे, या वाइस वर्सा, जो आपको लेना है आप वैसा ले सकते हो, ठीक है। चलिए, लैंग्वेज समझने में गलती हो गया, ठीक है बच्चों। देखो क्या हुआ, क्या बोला क्वेश्चन में, अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the horizontal. At what angle with horizontal must the plane mirror be placed in its path so that it would become vertically upward after reflection? तो शुरुआत में क्या है, मिरर ऐसा रखा हुआ है और क्या हो रहा है, लाइट रे इधर आया और इधर चले गया, तो ये 30 डिग्री बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ। कितना बना रहे हैं बच्चों, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ, ये मिरर है। ये समझ में आया बात? हमको क्या करना है, ये जो मिरर रखा हुआ है, ये मिरर है, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। हमको क्या करना है, इसको टिल्ट कर देना है कुछ एंगल। सपोज अपन कितना एंगल टिल्ट किया इसको, थीटा एंगल। कितना एंगल टिल्ट किया बच्चों, थीटा एंगल, ताकि क्या हो, पढ़ने वाला जो रे है पढ़ के क्या हो जाए इससे, वर्टिकल। इसको क्या कर दिया, इसको ऐसा टेढ़ा कर दिए ताकि जो आ रहा रे है वो क्या हो जाए, वर्टिकल। क्लियर है बात? समझ में आई बात? अब देखो, ये जो रे आएगा ये तो ऐसे आएगा जैसे पहले आ रहा था वैसे ही आएगा बच्चों, जैसे पहले आ रहा था अभी वैसे ही आएगा। अभी क्या कर रहा था, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कितना बना रहा था, ये एंगल 30 है। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात? ये एंगल क्या है बच्चों, 30। और ये एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा। तो अभी ये एंगल कितना बन रहा है बच्चों, 30 प्लस थीटा। कितना बन रहा है ये एंगल, 30 प्लस थीटा। ये समझ में आया?
अब क्या करते हैं, इसका नॉर्मल बनाते हैं। तो नॉर्मल ऐसा बनेगा, है ना? और नॉर्मल ऐसा होना चाहिए, यानी थीटा ऐसा सेलेक्ट होना चाहिए कि अब ये कहाँ चले जाएगा, सीधा ऊपर। कहाँ चले जाएगा बच्चों, सीधा ऊपर। तो देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? हॉरिजॉन्टल है, थीटा होगा। ये एंगल थीटा है तो एंगल थीटा होगा। और ये वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं, मतलब इसमें और इसमें 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ये समझ में आ रही बात? ठीक, पक्का? तो ये है बच्चों क्या, थीटा प्लस 30, और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस 30 प्लस थीटा। तो 90 माइनस 30 60 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 माइनस थीटा। समझ में आया बात? ये क्या हो जाएगा, 60 माइनस थीटा। तो बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 माइनस थीटा। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये सब का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो सबको जोड़ दो, 30 प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ 60 माइनस थीटा बराबर 180। तो थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो गया, ये कितना आया बच्चों, 120 प्लस 120 माइनस 2 थीटा बराबर 180। तो 2 थीटा उधर चले जाएगा, 240 इधर आ जाएगा, 180। तो कितना हो जाएगा, 240 माइनस 180 कितना होता है, 60। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ये समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। तो हम लोग को क्या बोला था, इसको कितना ट्विस्ट करें ताकि ये वर्टिकल हो जाए। क्लियर बात, समझ में आई बात? बढ़े आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। शो दैट फॉर अ लाइट रे इंसिडेंट एट एन एंगल आई, on getting reflected the angle of deviation is pi minus 2i और pi plus 2i। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं बच्चों। सपोज एक प्लेन मिरर है, क्या है बच्चों, ये प्लेन मिरर। ठीक है, अब प्लेन मिरर में क्या आ रहा है, राइट रे इंसिडेंट हो रही है एंगल आई से, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया बच्चों आई। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है आप जानते हैं, ये नॉर्मल बनेगा और ये क्या होगा, एंगल आई। तो पढ़ने के बाद ये कितने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आई। पढ़ने के बाद कितने से एंगल रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आई से। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब बच्चों देखिए, अगर ये बेंड नहीं होता, अगर ये मिरर नहीं होता, तो इंसिडेंट रे कहां जाती, सीधा जाती। लेकिन अभी पढ़ने के बाद कहां जा रही है, इधर। तो इस एंगल को मैं बोलूंगा ना, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो मैं ये बोलूंगा ना, इतना एंगल ये डिविएट हो गई। तो इसी को क्या बोलता हूं मैं, एंगल ऑफ डिविएशन। क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ डिविएशन। बात समझ में आई? या तो इसका वैल्यू कैसे निकालूंगा, देखो। अगर एंगल ऑफ डिविएशन को मैं डेल बता रहा हूं, तो डेल प्लस 2i बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है बच्चों, ये क्या बन रहा है, स्ट्रेट एंगल। तो इसको क्या बोल दूंगा, डेल प्लस 2i बराबर 2 पाई। तो यहां से डेल बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 180 डिग्री। अच्छा पाई होता है, 180 डिग्री कितना होता है बच्चों, पाई, सॉरी। तो यहां से कितना आ जाएगा, डेल बराबर पाई माइनस 2i। ये समझ में आया? ठीक, तो ये एंगल ऑफ डिविएशन आ गया। ठीक, अच्छा अब एक काम और देखो, इसको ऐसे भी देख सकते हो। अगर आपको एंगल ऑफ डिविएशन देखना है, तो ये भी एंगल ऑफ डिविएशन मान सकते हो। कैसा, ये ऐसे जा रहा है लाइट रे, ये वाला एंगल इधर जाते जाते, नहीं ये तो नहीं मानेंगे, उल्टे डायरेक्शन में। आप ऐसा मान लो, ये क्या मान लो बच्चों, अरे ये यानी इंसिडेंट रे से ये ऐसा, ये बोल रहा हूं, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये पूरा एंगल कितना है, 360 हुआ। या क्या बोल सक, बहुत कचरा हो गया, 1 मिनट में मिटा दे रहा हूं, है ना। 1 मिनट, पहला वाला तो समझ में आ गया था ना। 1 मिनट है ना, इसको जल्दी से है,
अरे नहीं घबराओ मत, ये आ गया, ये नॉर्मल बना, ये ऐसे चले गया, ठीक। तो एंगल ऑफ डिविएशन एक बार कौन सा देखे थे बच्चों, ये अगर सीधा जाता तो ये था एंगल ऑफ डिविएशन, ये कितना आ गया पाई माइनस 2i। या दूसरा कैसे देख सकते हो, इसका उल्टा, ये वाला, ठीक। तो आप ये वाले डेल को क्या लिख सकते हो, ये वाले डेल को लिख सकते हो, ये वाला जो डेल आया है 360 में माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई माइनस 2i, तो कितना हो जाएगा पाई प्लस 2i। समझ में आ रही बात, क्लियर है, ठीक। तो या तो वैसे देख लो या तो ऐसे देख लो, लेकिन हम लोग छोटा वाला लेंगे जनरली ऐसा, लेकिन बाकी बड़ा वाला भी बोल रहा है तो सही है, ऑप्शन में लिखा है तो मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। बढ़े आगे, चलिए अगला लिखो बच्चों, फाइंडिंग एंगल ऑफ डिविएशन इन केस ऑफ सेवरल मिरर्स। अगर आपका एक से ज्यादा मिरर है तो कितना डिविएशन हो रहा है वे कैसे नापेंगे, ठीक। फाइंडिंग क्या हो गया बेटा आपको, तुम लोग इन्हें पढ़ा नहीं दोगे नहीं, टोक नहीं टाकना है, जैसे चल रहा है चलने दो ना, छोड़ दिए तो छोड़ दिए, उसमें तुम लोग बना लेना, तुम पीछे पड़ गए। चलिए देखिए, तो क्या लिखते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन इन केस ऑफ सेवरल मिरर्स। तो अब बच्चों एक से ज्यादा मिरर है तो क्या करेंगे, सपोज ये एक मिरर है, इसमें लाइट पड़ रहा है, कुछ एंगल डिविएट होगा, फिर इसमें पढ़ने के बाद फिर वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर किसी दूसरे में पड़ रहा है, तो सपोज अपन ऐसा ले लेते हैं, एक दूसरा मिरर ले लेते हैं ये, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, देखो क्या करना है, सबसे पहले सपोज ये लाइट रे आके इस पे पड़ा, ऐसा मान लो इस पे पड़ा, ठीक। और एंगल ऑफ इंसिडेंस था सपोज अल्फा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था बच्चों, अल्फा, अल्फा। अब ये रिफ्लेक्ट हो गया कितने एंगल से, ये अल्फा एंगल से रिफ्लेक्ट हो गया, कितने एंगल से रिफ्लेक्ट हो गया बच्चों, अल्फा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ में आई बात। अब आपको बोलेगा कि पहले मिरर से डिविएशन कितना हुआ, तो आप क्या बोलोगे, ये इंसिडेंट रे तो सीधा जा रहा था, तो आप ये वाले एंगल को बोलोगे कि नहीं बोलोगे, डिविएशन 1। तो डिविएशन 1 बोलोगे आप किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या तो पॉजिटिव ले लो एंटी को या तो नेगेटिव ले लो, आपकी मर्जी। तो आप बोल दोगे एंटी क्लॉकवाइज हुआ कितना, वही पाई माइनस 2 अल्फा। ये समझ में आया कि नहीं आया, और डायरेक्शन कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद सपोज वो यहां पड़ा सेकंड मिरर में, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में क्या था, बीटा। तो जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो कितना एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक। रिफ्लेक्ट होगा तो कितना एंगल से रिफ्लेक्ट होगा बच्चों, बीटा, ठीक। अब बच्चों, अब यहां पे आपको पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, देखो ये वाला इंसिडेंट है तो ऐसा सीधे जाता, तो आप इसको बोलोगे ना आप डेल, क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे डेल। तो ये डेल 2 जो आया वो कितना आ जाएगा, पाई माइनस 2 बीटा। अब ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी, ये भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये भी क्या है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल डिविएशन कैसा देखेंगे, ये ऐसे जा रहा था बच्चों सीधा, और अभी जा कैसे रहा है, ऐसा, ठीक। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिविएशन कैसे देखोगे, यहां से यहां, क्लियर बात, यहां से यहां, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों। तो टोटल डिविएशन जो होगा, क्या होगा, टोटल डिविएशन जो होगा वो होगा डेल टोटल बराबर डेल 1 प्लस डेल 2। समझ में आया कि नहीं आया, अगर क्लॉक एंटी एंटी चल रहा है तो ऐड करेंगे, एक एंटी है दूसरा क्लॉक है तो एक को प्लस एक को माइनस लेंगे, तो अलजेब्रिक सम हम लोग को कर लेना है। तो टोटल डिविएशन जो है वो आ जाएगा, ये कितना होगा, डेल 1 प्लस डेल 2। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, पक्का। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं फॉर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस एंगल ऑफ डिविएशन, टोटल एंगल ऑफ डिविएशन, टोटल एंगल ऑफ डिविएशन is algebraic
सम ऑफ इंडिविजुअल डिविएशंस, डिफ्लेक्शंस। समझ में आई बात? सारे डेल को ऐड कर देना है, लेकिन एल्जेब्रिक सम साइन लेके चलना है बच्चों, प्लस होगा कि माइनस। ठीक है, पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? आप खुद देखो भाई, ये रे सीधा आ रही थी और ये रे फाइनली जा रही है, तो ये एंगल जो होगा वो निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। ये निकाल सकते हैं, 360 माइनस करना पड़ेगा, तो डेल वन प्लस डेल टू का जो वैल्यू आ रहा है वही आएगा 360 माइनस करने से। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अब बनाते हैं क्या सवाल। तो क्या बोला है? टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। क्या बोला है? टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। तो अपन क्या लेते हैं? दो प्लेन मिरर लेते हैं बच्चों, दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। A ray of light is reflected at first mirror and then at the other. Find the total deviation of the ray. तो थीटा के टर्म्स में निकालना है बच्चों, इसके टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में निकालना है। तो सपोज एक रे पहले आती है, कैसा भी ला लो, अपने को क्या ही मतलब है, तो ऐसा ले आते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? नॉर्मल, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो ये एंगल अपने को पता नहीं है, तो अपन एक्स और क्या ले लेते हैं? एक्स। क्या लेते हैं बच्चों? एक्स और एक्स। अब देखो, अगर ये रे सीधा जाती तो कैसे जाती? ऐसी जाती। तो एंगल ऑफ डिविएशन क्या आया है? ये आया है। पक्का? एंगल ऑफ डिविएशन क्या है? ये आया है। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि पहला एंगल ऑफ डिविएशन है पाई माइनस 2x, बोल सकता हूं? और कैसा? एंटी, पाई माइनस 2x एंटी क्लॉकवाइज, बोल सकता हूं? एक्स को थीटा के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, तब तो मजा आएगा। एक्स को किसके टर्म्स में निकालना पड़ेगा? थीटा के टर्म्स में। तो देखो कैसे निकालेंगे। यहां से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, कर सकते? नहीं करते, अपने को क्या है, देखो ऐसा कर देते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं यहां तक, ये जो नॉर्मल है इसको एक्सटेंड कर देते हैं बच्चों। ये थीटा है अपने को पता है ना डेफिनेटली, ये थीटा अपने को डेफिनेटली पता है। ये कितना होगा? ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्या एक्स का कोई रिलेशनशिप निकलेगा इससे? लेकिन आगे निकल जाएगा। क्या होगा बच्चों? आगे निकल जाएगा, आगे निकालते हैं हम। अब ये यहां पे टकराई तो ये क्या बना बच्चों? नॉर्मल। तो इस एंगल को ले लेते हैं बच्चों y। क्या ले लेते हैं इस एंगल को? y। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा यहां से? y। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? y होगा। ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों? y। पक्का? तो अगर ये रे सीधा जाता तो ऐसे जाता, तो ऐसे चले गया तो डिविएशन ये आ गया। तो इसको मैं डेल टू को क्या बोल सकता हूं? डेल टू को क्या बोल सकता हूं? पाई माइनस 2y, बोल सकता हूं। तो टोटल डिविएशन कितना हुआ ये देखते हैं बच्चों। क्या देखते हैं? टोटल डिविएशन। तो टोटल डिविएशन होगा, दोनों एंटी एंटी हैं तो ऐड हो जाएंगे बच्चों, तो पाई पाई जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस 2 एक्स प्लस वाई। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये बच्चों आ जाएगा 90 माइनस एक्स। क्या आ जाएगा? 90 माइनस, सॉरी, वाई। भाई ये परपेंडिकुलर है ना, ये एफ आई है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस वाई। ये परपेंडिकुलर, ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। पूरे का सम कर दो तो क्या होगा? 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस वाई बराबर प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। तो 90 90 180 क्या हो गया? कैंसल। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया बच्चों? थीटा। ये आ गया। तो इसका ये रिलेशनशिप निकालने की जरूरत अपने को नहीं था।
तो यहीं पर अब डेल वन का वैल्यू कितना आ जाएगा, डेल टोटल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 पाई -2, समझ में आई बात, 2 पाई -2 थीटा। क्लियर है, पक्का, ठीक है, समझ में आया। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिविएशन सफर्ड बाय इंसिडेंट रे इन द सिचुएशन एज शोन इन फिगर आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। कितने, 3। ये कितना डिग्री दिया है बच्चों, 30। तो 50 से पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट कितने में होगा, अब ये 90 होगा, ये कितना होगा 90। तो 50 से पड़ेगा और 50 पे क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्ट। तो अंदर फिर जाएगा, फिर अरे बाप रे, बहुत इसको ये डायग्राम ना ये गंदा दिया है, अपन इसको नीचे से फिर से बना लेते हैं ना, क्योंकि इसका 30 डिग्री जैसा दिख भी नहीं रहा। ये बनाते हैं और ये होगा 30 डिग्री लगभग, जैसे ऐसे देखते थे ना, ये होगा लगभग 30 डिग्री, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आया, 50। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल बना देते हैं ऐसा, ठीक, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया, 50। तो ऐसा ले आए, ठीक है बच्चों। तो ये कितना है, 50। तो ये कितना होगा, 50। क्लियर है बात, ये 50 तो ये कितना होगा, 50। अब यहाँ नॉर्मल बनेगा, और ये एंगल कितना है दोनों के बीच में, 30। यहाँ नॉर्मल बनेगा। अब ये एंगल निकालना पड़ेगा कितना होगा बच्चों, देखो ये 50 बना, ये इसका नॉर्मल है, ठीक है। ये एंगल कितना होगा छोटा सा, ये होगा 30 डिग्री, सॉरी कितना, 40। कितना होगा, 40 होगा, 40। अब ये 40 हुआ, ठीक। तो ये एंगल बच्चों होगा 70, समझ में आया? ये एंगल कितना होगा, 70, 70 होगा। इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर, तो ये 70 हुआ। अगर ये 70 है तो ये कितना होगा, ये होगा 20। कितना होगा बच्चों, 20। और 20 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा फिर, 20। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 20। तो एक हो गया, दो हो गया, और ये कितना हो गया, तीसरा होगा। तो यहां पर ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, 20। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही छोटा बन गया है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है। हम्म, देखो अब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया ना, ये 50 था बच्चों, ये इधर आया, ये क्या आया इधर, और ये एंगल नॉर्मल बना, तो ये एंगल कितना होगा, इधर रिफ्लेक्ट हो गया। तो देखो ये 40 होगा, ये 90 था, ये इसका परपेंडिकुलर था, तो ये 50 था, तो ये क्या हुआ 40। ये 40 और ये 30। तो इसका ये और ये एक्सटीरियर एंगल बन गया, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, तो ये क्या हो गया 70। तो ये कितना हुआ 20, तो ये कितना होगा 20, ठीक है। अब किसका नॉर्मल बनाएंगे, अब फिर यहाँ नॉर्मल बनेगा बच्चों, यहाँ क्या बनेगा, नॉर्मल, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, देखो एंगल, हमको क्या पता चल गया है, ये 20 है, ये क्या है 20। तो ये कितना होगा, ये 70 होगा, ये कितना होगा बच्चों 70। ये 30, ये 70, 70 और 30 कितना होता है 100। 70, 100 होगा, तो नॉर्मल अंदर की तरफ बनेगा, मतलब नॉर्मल क्या बनेगा, अंदर की तरफ। नॉर्मल ऐसा नहीं बनेगा बच्चों, नॉर्मल कैसा बनेगा, अंदर की तरफ। तो ये ना 20 डिग्री थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ ताकि आप लोग को तकलीफ ना हो, ऐसे बनाता हूँ। ये क्या हुआ 20, थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है। 20 डिग्री, अब क्या होगा, ये बना नॉर्मल ऐसा अंदर, है ना। ये देखो ये 20 है, तो ये कितना था 70। तो 70 और 30 मतलब ये पूरा 100 है, तो ये सिर्फ कितना होगा 10। तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा कितने से,
10। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? 100 माइनस 90, ठीक है बेटा। अब देखो, अब यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बच्चों? 50। ये तो सीधा जाता, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये क्या रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। कितना आ रहा है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज, तो पहला डेल वन कितना लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो पाई माइनस 100। क्या लिखेंगे? पाई माइनस 100। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब ये यहां टकराया, इसको ऐसे सीधा चले जाना था, लेकिन ये क्या हो गया, इधर रिफ्लेक्ट हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी कितना है? 20। ये डिफ्लेक्ट हो गया ऐसा। ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉक है। अब क्या हो गया बच्चों? क्लॉक। तो डेल टू को लिखेंगे पाई माइनस 40, लेकिन कैसा? माइनस, क्योंकि हम लोग एंटी को क्या लिए? पॉजिटिव, तो क्लॉक को क्या लेंगे? नेगेटिव। उसके बाद देखो, ये रे ऐसे जाता सीधा, लेकिन डिफ्लेक्ट होके यहां पहुंच गया, ये है कि नहीं? अब ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, तो इसको भी नेगेटिव लेंगे, इसको भी क्या लेंगे? नेगेटिव। तो डेल थ्री क्या हो जाएगा? माइनस पाई, और ये कितना डिग्री था? 10, तो माइनस 20। समझ में आया कि नहीं आया? तो डेल टोटल कितना होगा बच्चों? डेल टोटल हो जाएगा डेल वन प्लस डेल टू प्लस डेल थ्री, तो पाई माइनस 100 माइनस पाई, अबे भाई साहब, अरे बाप रे क्या हो गया, ठीक है। तो जाएगा माइनस कॉमन आ गया, पाई माइनस 40 और प्लस पाई माइनस 20, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो गया? पाई माइनस 100, पाई प्लस पाई कितना हुआ? 2 पाई, माइनस 40 माइनस 20 के 100 माइनस 60, तो माइनस बाहर है तो क्या आ जाएगा? माइनस 2 पाई प्लस 60, ठीक है। तो 2 पाई माइनस पाई कितना हो गया? माइनस पाई माइनस 40, तो कितना आ गया बच्चों? माइनस पाई प्लस 40। तो माइनस सामने लगा है, मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज पाई प्लस 40 डिग्री क्या हुआ? डिविएट हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? तो रे डायग्राम बना के हम लोग को इस सवाल को बनाना रहेगा, ठीक है। हेलो, मैं वीडियो बनाते रहता हूँ यार, बीच में मत लगाया करो ना। बताओ क्या होगा? हाँ ठीक। तो मैसेज करने से नहीं होता क्या ये सब? दिमाग खराब करके रखते हैं घर वाले। हाँ भाई, ये समझ में आया बच्चों? पक्का? थोड़ा कचरा हो गया, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला सवाल, आगे बढ़े। अब इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स, ठीक, इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स, मतलब बच्चों कि दो प्लेन मिरर है तो उससे कितने इमेजेस बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सपोज एक मिरर ऐसा लेता हूं मैं, और एक मिरर ऐसा लेता हूं, ये लिया। पैरेलल मिरर कैसे हैं बच्चों? पैरेलल मिरर, मतलब दोनों के बीच अगर एंगल देखूं तो इंक्लिनेशन कितना है? 0 डिग्री का है। अब सपोज इनके बीच में मैं एक ऑब्जेक्ट रख दिया ओ बोल के, तो क्या होगा? ओ जितना दूर है उतने ही दूर उसका m1, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, मिरर 1 एक इमेज बनाएगा, इसको क्या बोल देता हूं मैं? इमेज 1 बोला। और मिरर 2 भी उसकी एक इमेज बनाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर, इसको क्या बोलूंगा? इमेज 2 बोलूंगा। अब बच्चों, जो इमेज 1 बनी है, इमेज 1 बनी है, यानी वो बनी कैसे होगी? जब क्या होगा देखो, लाइट रे यहां गया होगा टकरा के, और टकरा के फिर कहां गया होगा? वापस। वो टकरा के कहां जाएगा? फिर इस मिरर में गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो इस मिरर को ये लगेगा I1 से भी एक रे आ रही है मेरे तरफ, तो I1 और उसके बीच में इतनी दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूरी, तो I1 की एक इमेज बनेगी इतने ही दूर, क्या बोलेंगे? I1 का डैश। वैसी I2 भी ये वाले मिरर से इतना दूर है, तो इतने ही दूर इसकी इमेज बनेगी, किसकी? I2 डैश। फिर ये I2 डैश पहले वाले मिरर के लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। फिर इधर बनेगी, फिर उधर बनेगी, तो ऐसे कितनी इमेजेस बनेगी बच्चों? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी।
तो अगर 0 डिग्री है दो मिरर के बीच में तो क्या बनती है? इनफाइनाइट इमेजेस। तो हम लोग रे डायग्राम से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? रे डायग्राम से बता सकते हैं। समझ में आई बात? पक्का? ठीक। तो इसका पूरा थ्योरी अलग से मैं भी बताऊंगा, इसको अभी नहीं बता रहा हूं, इसको आगे बताऊंगा जब एंगल पर्टिकुलर थीटा रहता है ना, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका आगे में फॉर्मूला पढ़ेंगे। अभी बस मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है ये बता रहा हूं। कैसे काम कर रहा है कि एक जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टेड बन जा रही है, वो रिफ्लेक्टेड रे फिर सामने वाले मिरर के लिए इंसिडेंट बन जाएगी, फिर इससे जो फिर रिफ्लेक्ट होगी तो वो ये रिफ्लेक्टेड रे इसके लिए फिर इंसिडेंट बन जाएगी। तो ऐसा चलता रहेगा और खूब सारे इमेजेस बनेगा। कितने बनते हैं ये इसका कॉन्सेप्ट हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन अभी बस याद रखना कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऐसा होगा और खूब सारे इमेजेस बनते जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट चीज देखें बच्चों, ये देखो क्या बोला है, फिगर शोज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर 1 इज 2 सेंटीमीटर। मिरर 1 से 2 सेंटीमीटर, मिरर 2 से 8 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेजेस फ्रॉम द टू मिरर कंसिडरिंग रिफ्लेक्शन ऑन मिरर M1 फर्स्ट। तो क्या बना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेजेस फ्रॉम द टू मिरर कंसिडरिंग रिफ्लेक्शन ऑन मिरर M1 फर्स्ट। तो पहले इससे रिफ्लेक्शन हुआ बोल रहा है। तो बच्चों ये देखो, ये एक मिरर है, ये मिरर है, और आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर, कितना दूर, ये कितना है बच्चों, 2 सेंटीमीटर। तो इस ऑब्जेक्ट की 2 सेंटीमीटर दूर क्या बनेगी, एक इमेज बनेगी। ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, 2 सेंटीमीटर। फिर ये जो इमेज है, ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी किसके लिए, मिरर 2 के लिए। तो कितनी दूरी हो गई, 2 2 8, तो कितना हुआ 12, ये 4 और 8 12। तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है 12, तो इससे कितने दूर बनेगी इमेज बच्चों, 12 सेंटीमीटर दूर बनेगी इमेज 2। ये कितना होगा बच्चों, 12 सेंटीमीटर। ये समझ में आया, मिरर से 12। क्लियर है? तो दोनों इमेज में कितना दूरी आया, 24। दोनों इमेज में कितने का दूरी आया, 24। फिर और भी लिख सकते हो, बस दो का ही लिखे हैं, और भी लिख सकते हो। फिर ये I2 क्या के लिए इमेज बन जाएगी, इसके लिए। तो 12 और 12 24, तो फिर इससे 24 दूर और बनेगी। फिर समझ गए ना अब तो क्या करना है, फिर 24 + 4 करके फिर उतने दूर, फिर उसके दूर। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों, पक्का क्लियर है? बढ़े आगे। अगला, टू consider two perpendicular mirrors M1 and M2 at a point O, taking origin as the point of intersection of the mirror. The coordinates of object as x y, find the position and number of images. मतलब क्या बोल दिया, अपने पास दो मिरर है बच्चों, एक ये और दूसरा, ठीक, और इसके जो ओरिजिन है उसको क्या बोल दिया बच्चों, 0,0 लेने। और देखो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका पोजीशन क्या बोल दिया है, x, y। बोला है x, y। देखो तो मेरे को बताओ बच्चों, ये पहले मिरर से कितना दूर है, x डिस्टेंस दूर है। तो एक इमेज यहां बनेगी -x, y पे। सो क्या बोलता हूं मैं, I1। नहीं समझ में आया? ये ऑब्जेक्ट इसके लिए इमेज बनाएगा, इन दोनों के बीच कितनी दूरी है, y। कितनी दूरी है, y। तो नीचे कितने दूर पे बनेगा, यहां पे क्या बनेगी, इमेज 2। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, -y होगा बच्चों। अब सपोज इससे सपोज ऐसा रिफ्लेक्टेड रे पड़ के इधर जा रहा है, तो ऐसा लगेगा ना I1 से एक इंसिडेंट रे आ रहा है, तो I1 ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस मिरर के लिए, करेगा कि नहीं करेगा? तो बताओ इन दोनों के बीच दूरी कितनी है, y। तो कितने दूर नीचे इमेज बनेगा, y डिस्टेंस नीचे इमेज बनेगा, तो -x। पक्का? ये जो इमेज है वो इस मिरर के लिए भी तो क्या का काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इस इमेज का मिरर से डिस्टेंस कितना है, x। तो कितने दूर बनेगी बच्चों, x। तो कोऑर्डिनेट यही हो जाएगा, ओवरलैप हो गई। तो एक इमेज वहां बनी और ये थर्ड इमेज ओवरलैप्ड वाली बन रही है, दोनों के साथ मिलके बन रही है। और कोई इमेज बनेगी, अब तो फिर ओवरलैपिंग चालू हो जाएगा, इसके लिए फिर ये, इसके लिए फिर वो। हाँ
ये इमेज जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो यहां से x दूर है तो इससे x पीछे बनेगी तो -x में बनेगी, और हाइट y है तो y। ठीक है, तो ओवरलैप हो गई। बात समझ में आई कि नहीं? तो टोटल कितनी रेज बनी बच्चों? 3 इमेजेस। कितनी बनी? 3 इमेजेस बनी। एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है, तो क्या बनी? 3 इमेजेस। कोऑर्डिनेट -xy, -x -y और x -y। क्लियर बात? पक्का? तो देखो ये डिस्टेंस x² + y² होगा, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक सर्कल घुमा सकते हैं, तो ये सब कहां पे लाई करेगा? सर्कल पे लाई करेगा। रेडियस x² प्लस ये ये और क्लियर है। तो बाकी अगर थीटा एंगल पे भी बनता है ना, तो ऐसे ही गिनते हैं फिर सर्कल बना के, कितने कितने एंगल पे बनेगा, ऐसा सर्कल बना के उसी सर्कल पे बनाते जाते हैं, कोऑर्डिनेट निकलते जाएगा। ठीक है, तो अभी तो 90 था तो ये आसान है। बाकी फिर ऐसा भी रहता है कि अगर बाइसेक्टर पे, आराम से गिनना नहीं, अगर बाइसेक्टर पे रखा है तो क्या होगा, बाइसेक्टर में नहीं रखा है तो क्या होगा, फिर कितने ओवरलैप होंगे कितने नहीं होंगे। तो इस सब का फॉर्मूला मैं आपको गिन के बताऊंगा कि नंबर ऑफ इमेजेस कैसे गिनते हैं। अभी हम लोग सिर्फ रे डायग्राम से पढ़ते हैं, और रे डायग्राम भी नहीं, वही प्रॉपर्टी कि प्लेन मिरर से जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर ऑब्जेक्ट होता है, उतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर क्या बनती है बच्चों? इमेज बनती है। बात समझ में आई? बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला लिखिए बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या लिखे? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, with respect to plane mirror, image speed is equal to object speed with respect to plane mirror। मतलब बच्चों आप तो जानते हैं कि अगर सपोज ये है क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक, अब ये सपोज इमेज की तरफ जा रहा है कितने से, और मिरर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको ये पता है कि जो इमेज है वो भी मिरर की तरफ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मिरर को अपना फ्रेम माने, तो वो इसके भी टूवर्ड्स आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, इसके भी टूवर्ड्स आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, टूवर्ड्स 2 मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों सेम होगी कि नहीं होगा? भाई हमारे हिसाब से उल्टा है, ये +2 है तो ये -2 है बाहर वाले के हिसाब से, लेकिन मिरर के हिसाब से तो दोनों उसके पास आ रहे हैं, दोनों उसके पास आ रहे हैं, तो मिरर के फ्रेम में दोनों वेलोसिटी क्या होगी? सेम। क्लियर बच्चों? ये बात समझ में आई? फिर with respect to plane mirror, image velocity and object velocity make equal angle from the plane mirror on two opposite side of mirror। अभी देखो ये मिरर के साथ क्या बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है, तो ये भी मिरर के साथ क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। ये मिरर के पैरेलल है 0 डिग्री, तो ये भी क्या बना रहा है? 0 डिग्री। ये ऐसे जा रहा है, थीटा एंगल बना रहा है मिरर से, तो ये ऐसे जा रहा है, कितना एंगल बनाएगा? ये बात समझ में आएगी? तो ऑब्जेक्ट है तो इमेज का वेलोसिटी तुरंत मार्क करने के ये चीज काम आएगी बच्चों, मिरर के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? जैसे ये एक मिरर बना दिए और अपन क्या बोले, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे जा रहा है, तो इमेज ऐसे जाएगी। अरे बात समझ में? ये एंगल क्या बनेगा? हमेशा सेम, और डायरेक्शन भी सेम, क्योंकि ये मिरर के तरफ जा रहा है तो ये मिरर से दूर थोड़ी जाएगा, आपस में पैरेलल थोड़ी दिखेंगे, टुवर्ड्स द मिरर ही आएगा, पास आएगा। ठीक, ये समझ में आया? फिर component of velocities of the object and image with respect to mirror which are along the mirror are equal। अभी सपोज यही कंपोनेंट कर देता हूं बच्चों, तो ये थीटा एंगल है, तो ये v है, ये भी v है, तो ये क्या हो जाएगा? v cos थीटा। तो इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा? v cos थीटा। तो देखो दोनों आपस में क्या है? बराबर। लेकिन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v sin थीटा, और ये ऑपोजिट, तो परपेंडिकुलर वाले ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, और जो अलोंग द मिरर वाले कंपोनेंट हमेशा क्या रहते हैं? सेम। ठीक, क्योंकि मिरर के सामने अगर आप अपना हाथ को ऊपर ले जा रहे हो, तो आपकी इमेज का हाथ भी कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। आप नीचे ले जा रहे हो तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन आप इधर आगे बढ़ा रहे हो तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आपके तरफ आएगा। आ रही बात समझ में? तो वेलोसिटी अपोजिट हो जाएगी। ठीक, फिर components of velocities of object and image with respect to mirror which are perpendicular to the mirror are equal and opposite। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे? ऑपोजिट। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, फिर इफ अ प्लेन मिरर मूव टुवर्ड्स एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर प्लेन मिरर क्या कर रहा है, अब मिरर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो अगर v वेलोसिटी से बढ़ रहा है तो उसी डायरेक्शन में इमेज बढ़ेगी डबल द वेलोसिटी से।
ये क्यों होता है अभी प्रूफ करके बताऊंगा, ठीक है। बाकी क्या करोगे, अगर ये रेस्ट पे, ऑब्जेक्ट क्या पे है, रेस्ट पे, तो मिरर का जो स्पीड होगा, इमेज का स्पीड उसका डबल होगा और उसी डायरेक्शन में, ठीक। ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी होता है तो इमेज का वेलोसिटी उसका ऑपोजिट होता है और उतना ही होता है, परपेंडिकुलर टू द मिरर। लेकिन ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तब मिरर का वेलोसिटी डबल हो जाता है, और दोनों एक साथ हो रहा है तो ऑब्जेक्ट भी चल रहा है, मिरर भी चल रहा है, तो फिर दोनों का जो वो एक साथ सुपर इम्पोज कर लेंगे अपन, वेलोसिटी को आई जे के वाला एडिशन करेंगे। ये समझ में आया? चलो अब ये प्रूफ कर देते हैं कि ये 2v क्यों होता है बच्चों। ये देखो, देखिए, सपोज ये मिरर है, क्या है, मिरर, और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, ये डिस्टेंस दूर है x, कितना डिस्टेंस दूर है, x। अब इसका डिस्टेंस को मैं फिक्स कर दिया। मैं क्या किया, मैं अपने मिरर को उठाया और कितना डिस्टेंस, y डिस्टेंस आगे ले आया। कितना डिस्टेंस आगे ले आया बच्चों, y। अब मेरे को बताओ ऑब्जेक्ट, अच्छा ये x है, तो अभी ये पुराने मिरर से इससे कितने डिस्टेंस इमेज दूर बनेगी, x। ये इमेज है अभी। अब देखो मैं मिरर को आगे ले आया बच्चों, मिरर को क्या ले गया आगे, कितना आगे लाया, y टुवर्ड्स द मिरर, टुवर्ड्स द, सॉरी टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट क्या किया, मिरर को y डिस्टेंस आगे ले आया। अब क्या होगा, ये y डिस्टेंस आगे आ गया, ये y आगे बढ़ा, तो ये दूरी कितनी हो गई बताओ, x माइनस वाई होगी, और नया मिरर अब यहां आ गया है, तो यहां से कितना दूर बनेगा इमेज अब, x माइनस वाई। तो अभी नई इमेज की पोजीशन क्या आ जाएगी बच्चों, आई डैश। क्लियर है? तो अगर आपको कोई पूछे कि इमेज कितना बढ़ी, तो यहां थी यहां पहुंच गई, तो इमेज इतना बढ़ी है बच्चों आगे, ठीक। अब वो y के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, देखते हैं। तो ये पूरा कितना था, 2x। ये पूरा कितना था बच्चों, 2x। ये कितना है, 2x माइनस वाई। समझ में आया कि नहीं आया? तो 2x को 2x माइनस वाई से मैं माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो क्या होगा बच्चों, 2x से 2x कट कट जाएगा, बचेगा क्या, ये 2y। तो 2y इधर आगे आई कि नहीं आ गई, पक्का। तो मिरर को अगर y टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट ले जाओगे तो इमेज 2y आगे आ जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का भी वही रिलेशन। बात समझ में आएगी नहीं, पक्का। और जिधर है उधरी, जिधर है उधरी, ठीक। और बाकी जिस प्लेन में मिरर है, मिरर तो ऐसा रहेगा ना, प्लेन रहता है मिरर का, ठीक है। तो सपोज ये y जो है अलोंग द मिरर है, और जो z है वो समझ लो अक्रॉस द मिरर है, और x जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो सिर्फ परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट में चेंजेस होगा, बाकी मिरर का अगर वेलोसिटी yz प्लेन में, जिस प्लेन में मिरर है उस प्लेन में ऑब्जेक्ट का कुछ भी वेलोसिटी रखो, वो इमेज रेप्लिकेट कर लेगा, और मिरर का वेलोसिटी से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप हाथ में ऐसा मिरर पकड़े हो, मिरर को ऊपर ले जाते हो, तो आपका चेहरा भी ऊपर चले जाता है क्या, वहीं रहता है ना इमेज। बात समझ में आएगी, पक्का। बस परपेंडिकुलर मूव करोगे तो फर्क पड़ेगा। क्लियर है ये बात? बढ़े आगे बच्चों, समझ में आएगी नहीं आए, तो ये सारे पॉइंट समझ में आए, क्लियर है? सवाल बनाया, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। An object is moving horizontally with velocity 10 meter per second towards a fixed plane mirror as shown in figure है। फिगर है क्या, दिखाओ फिगर कहाँ है, बुक में होगा ना, 60 डिग्री मिरर का है और ऐसा, ठीक है। ऐसा क्या बना है बच्चों, मिरर ऐसा बना हुआ है, ठीक। तो मिरर हॉरिजॉन्टल के साथ कितनी एंगल बना रहा है, 60, और जो इमेज है वो, ऑब्जेक्ट है वो कितने मीटर पर सेकंड दिया है, 10 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है। क्लियर है? तो क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, इसका डायग्राम। देखो पहले इसका परपेंडिकुलर ऐसा बना देते हैं, बढ़ा के बढ़ाते हैं बच्चों। देखो आपको ये पता है कि नहीं पता है, पता होगा शायद, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहता है इमेज का, सेम रहता है ऐसा, ठीक। ये बनेगा, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन अभी कहाँ होगा, ऐसा। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा बच्चों अभी, ऐसा। अब आप देखो ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा, 90। ये कितना होगा बच्चों, 90।
ये 90 है और ये कितना है 60, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो ये भी ऐसे जा रहा होगा इससे 30 डिग्री बनाते हुए, हमको पता है रेप्लिकेट करता है, ये भी टुवर्ड्स द मिरर जा रहा है तो ये भी टुवर्ड्स द मिरर जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ बच्चों? पहले तो एंगल निकाल लिया, ये 90 है भाई, परपेंडिकुलर बनाया तो ये 90 है, तो ये 60 है तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 बना रहा है तो ये 60 बनाएगा, तो ये 30 हो गया। क्लियर है बात? तो अब वेलोसिटी किसका निकालना है बच्चों? इमेज का निकालना है। तो ये एंगल अपने को पता चल गया 30, ये एंगल क्या पता चल गया 30, ये एंगल कितना है 30। तो वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं इमेज का? वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं? इसका कंपोनेंट कर दो, क्या कर दो इसका कंपोनेंट। तो इसके अलोंग क्या आ जाएगा टुवर्ड्स द मिरर 10 cos 30, 10 cos 30, और परपेंडिकुलर टू द मिरर, पैरेलल टू द मिरर कितना आ जाएगा 10 sin 30। तो अगर आप क्या ले रहे हो, इसको y मान ले रहे हो और इसको क्या मान ले रहे हो x, तो ये कितना होगा 10 sin 30 कितना होता है बच्चों 5, और 10 cos 30 कितना होता है 5√3। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगी, इसको एक्स वाई मानियो अलोंग द और अक्रॉस द, तो अलोंग वाला टुवर्ड्स माइनस ले लेंगे तो क्या लेंगे -5√3i प्लस 5j। समझ में आया कि नहीं है? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों? और वेलोसिटी इसकी कितनी है? इसकी है 5√3i, 5√3i आगे, और ये वाली तो सेम है तो कितनी होगी प्लस 5j। तो मिरर के अलोंग देखो कंपोनेंट चेंज हुआ नहीं, और ये वाला कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर वाला था वो क्या हो गया नेगेटिव। तो यही तो पढ़े अपन कि अक्रॉस वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है पलट जाता है, माइनस हो जाता है, और अलोंग वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? भूमि आपको समझ में आया बेटा? अरे बेटा मिरर का वेलोसिटी कितना दे दिया है 10, ये 60 डिग्री है, तो इसका दो कंपोनेंट कर लो, एक ये आएगा और एक परपेंडिकुलर आएगा। ठीक, तो ये कहाँ गया, ये ऐसा था तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा cos, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा sin। कितना होगा 10 sin 60। तो देखो ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर रहेगा ऐसे, ऑब्जेक्ट जो है वहां जाएगा ऐसे, और मिरर ऐसे आगे जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट का जो मिरर का जैसे जो वर्टिक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अलोंग वाले कंपोनेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इमेज भी टुवर्ड्स द मिरर कितना जाएगा 10 sin 60 वेलोसिटी है तो 20 sin 60 से आगे जाएगा, तो कितना हो गए 10√3 टुवर्ड्स द। क्लियर? बात समझ में आएगी नहीं? तो कॉन्सेप्ट को अपने को क्या करना है याद रखना है। ठीक है, तो मिरर मूव कर रहा है तो डबल, और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो, और दोनों मूव कर रहे हैं तो पहले एक को रेस्ट पे लाके दोनों निकाल लोगे और फिर वैसा कर लोगे। इसमें कई कई बार ये बोलता है रिलेटिव वेलोसिटी भी निकालना है, रिलेटिव टू इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट, कुछ भी बोल सकता है। तो फिर वो VIO, VI माइनस VO, VMO, VM माइनस VO, वो सब करके आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, देखो बच्चों पहले क्या है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये 10 है, 60 डिग्री पे लग रहा है, 10 cos 60, तो कितना हो जाएगा 5i, ठीक, प्लस 5√3j। ये समझ में आया कि नहीं? ये आ गया 5i प्लस 5√3j। तो सबसे पहले तो मैं किसकी वेलोसिटी लिखता हूं इमेज की, खाली अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या होगी 5i है तो हो जाएगी -5i, बाकी j वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब मिरर की वेलोसिटी रिजॉल्व कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या होगी 5 cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2, तो 5√3/2 माइनस आई, और ऊपर क्या हो जाएगा 5 sin 30 तो प्लस 5/2j। ये समझ में आया? अब मिरर की वेलोसिटी 5/2j है, उससे इमेज की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, तो ऐड सब्ट्रैक्ट मत कर देना कुछ। ऑब्जेक्ट का जो j कंपोनेंट था वही
इमेज का जे कॉम्पोनेंट 5√3 था ना, क्या लिख दिया मैं, ठीक, वही कॉम्पोनेंट होगा, ठीक। और मिरर ऐसा मूव कर रहा है, अच्छा सपोज ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये इमेज बनी है, तो मिरर को मैं ऊपर नीचे करूंगा तो ये ऊपर नीचे होगी क्या इमेज, नहीं ना। तो मिरर की जो अलोंग वाली वेलोसिटी होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जीरो, उसमें कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ ये वाले को अब वो करना है। तो इधर कितनी हुई, तो इसका डबल कितना होगा, -5√3। तो क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, -5√3i, इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, -5i, ऐसा लिख लेते हैं, -5 + 5√3i + 5√3j। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो इसकी जो मिरर की जो ये जे वाली वेलोसिटी आई है अलोंग द प्लेन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो उसको तो जीरो ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज की वेलोसिटी जीरो, उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्ट को रेप्लिकेट करेगा वो प्लेन के अलोंग, और जो अक्रॉस वाला है तो ऑब्जेक्ट जिधर जा रहा है उसके ऑपोजिट है तो माइनस लिया, मिरर इधर जा रहा है तो डबल करके वो ले लिए, खत्म बात। समझ में आई बात, पक्का। अब बच्चों आप लोग को टास्क है क्या, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.1 है, उसको आप लोग को बना के आना है, ठीक है। फिर हम लोग कल से चालू करेंगे क्या, स्पेरिकल मिरर। समझ में आया यहाँ तक।